स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ के अनंत मलाई द सीक्रेट वेपन ऑफ बीजेपी अनफिल्टर्ड इंडिया। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर। नमस्कार दोस्तों, के अन्नामलाई। आज के दिन बहुत सारे लोग इस नाम से वाकिफ नहीं होंगे। आप सब लोग रियल लाइफ के सिंघम को तो जानते ही होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को रियल लाइफ के सिंघम से मिलाने जा रहा हूं। 39 साल के अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं और तमिलनाडु के इतिहास के वो सबसे यंगेस्ट स्टेट प्रेसिडेंट हैं। एक समय इंडियन पुलिस सर्विस में अपनी सर्विस दे चुके के अन्नामलाई आज अपनी जिंदगी को देश के लोगों की सेवा करने के लिए पूरा का पूरा समर्पित कर चुके हैं। तमिलनाडु में अन्नामलाई ने अपना और बीजेपी का नाम बहुत बड़ा कर दिया है। एक समय ऐसा था जब तमिलनाडु में बीजेपी की प्रेजेंस ना बराबर थी, लेकिन आज तमिलनाडु के गली गली में लोग भारतीय जनता पार्टी को जानने लगे हैं और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ के अन्नामलाई की वजह से। अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं और आज के दिन बीजेपी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट बन गए हैं। आखिर क्यों सोशल मीडिया में इतना हाइप है अन्नामलाई के बारे में और क्या अन्नामलाई भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। 2024 में तमिलनाडु एक नया इतिहास रचने जा रहा है। मैं विशेष रूप से भाई अन्नामलाई को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हमारा चैनल किसी भी आदमी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है। इस वीडियो को फिर से आप एक केस स्टडी के जैसा ले सकते हैं और अगर किसी की जिंदगी से कुछ आपको सीखने को मिल रहा है तो वो सीख को बस आप ले लीजिए। शुरुआत करते हैं वीडियो की। 4 जून 1984 तमिलनाडु के एक छोटे से गांव करूर में एक किसान के घर में अन्नामलाई जी का जन्म होता है। देखिए, तमिलनाडु और भारत में ये एक ऐसा समय था जब लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया करते थे। बेसिकली उनकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया करते थे। स्पेसिफिकली उस विलेज में बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन बचपन से अन्नामलाई को पढ़ाई में बहुत ज्यादा शौक था और उनके घर परिवार वालों ने उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया शुरू से ही। अन्नामलाई जिस भी स्कूल में जाना चाहते थे उनके फैमिली वाले उनका पूरा सपोर्ट करते थे। ऐसे करते करते वो अपनी स्कूलिंग खत्म करते हैं और उसके बाद बीटेक करने वो पीएससी कॉलेज ऑफ कोयम्बटूर चले जाते हैं। देखिए, मल्टीपल इंटरव्यूज में अन्नामलाई ने बताया है कि कैसे वो अपने गांव के पहले लड़के थे जो कॉलेज ज्वाइन किए थे। ये अपने आप में अन्नामलाई के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। यहां से वो बीटेक खत्म करते हैं और उसके बाद वो एमबीए करने आईआईएम कॉलेज ऑफ लखनऊ चले जाते हैं और यहीं पे पहला मेजर टर्न लेता है उनका लाइफ। करने तो वो एमबीए जाते हैं, लेकिन वो जब लखनऊ पहुंचते हैं तो वहां उनको जिंदगी की रियलिटी के बारे में पता चलता है। देखिए, तमिलनाडु पहले से ही एक थोड़ा डेवलप्ड जगह रहा है। वहां पे ग्रास रूट लेवल तक जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहती है वो पहले से ही पहुंचती रही है और उत्तर प्रदेश जैसे ही वो आते हैं उन्हें जस्ट ऑपोजिट देखने को मिलता है। उन्हें एक्चुअली में गरीबी क्या होती है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे पहली बार आके वो 5 रुपए में पूड़ी खाते हैं और वो एक पूड़ी नहीं, पेट भर पूड़ी खाते हैं और ये देखकर उन्हें बहुत ज्यादा शौक लगता है। बेसिकली यूपी आना उनके लिए एक कल्चरल शौक था। ये पूड़ी खाने के बाद वो देखते हैं जो सेलर रहता है वो मुस्कुराता रहता है, यानी कि वो बहुत खुश रहता है इतने से पैसे में ही। और फिर आईआईएम में पढ़ते पढ़ते वो बहुत सारे एनजीओ से भी जुड़ जाते हैं। यहाँ वो ग्रास रूट लेवल में लोगों के साथ काम करते हैं और देखते हैं कि लोग कितने मुश्किल में एक्चुअली में जी रहे हैं। वो यहीं पे डिसाइड कर लेते हैं कि वो अपने जीवन को लोगों की सेवा में लगाना चाहेंगे। इसलिए वो सोचते हैं कि आगे जाके वो यूपीएससी के एग्जाम देंगे। कहानी में आगे बढ़ते हैं। वो बहुत ही मेहनत करते हैं यूपीएससी का एग्जाम निकालने के लिए और वो आखिरकार यूपीएससी का एग्जाम निकाल लेते हैं। उनकी पहली पोस्टिंग 2013 में होती है और उनकी पहली पोस्टिंग कर्नाटका पुलिस डिपार्टमेंट में होती है और यहां से आगे बढ़ते बढ़ते उनकी सेकंड पोस्टिंग एज अ एसपी उडुपी में होती है और यहां पे उनके लाइफ का सेकंड मेजर टर्न आने वाला था। देखिए, जब वो गवर्नमेंट सर्विस में थे तो वो बहुत पॉपुलर फिगर बन चुके थे। उनके लिए रूल और लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और वो पेटी क्राइम को एंटरटेन नहीं करते थे। वो इतना ज्यादा पॉपुलर थे कि लोग उनकी ईमानदारी के बारे में अपने घर पे भी बात किया करते थे। तो उनका जब एक जगह से दूसरी जगह तबादला किया जाता था तो लोग पुलिस स्टेशन के सामने आ जाते थे ये बोलने के लिए कि हमें अन्नामलाई यहीं पे चाहिए। लेकिन कहानी में आगे बढ़ते हैं। वो उडुपी में आ जाते हैं। यहाँ पे एक दिन एक बहुत ही दुखद घटना घटती है। एक 10th स्टैंडर्ड लड़की का रेप और मर्डर कर दिया जाता है। अन्नामलाई को जब ये न्यूज मिलती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लड़की की बॉडी को वो रिट्रीव करने जाते हैं और जब वो बॉडी को रिट्रीव करने जाते हैं 10,000 से भी ज्यादा गांव वाले उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। यही समय अन्नामलाई का जिंदगी बदलने वाला था। अन्नामलाई इस पुलिस के जॉब को इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वो लोगों की सेवा करना चाहते थे और बेसिकली सोसाइटी में एक चेंज लाना चाहते थे। लेकिन इस
दिन, यही वो दिन है जिस दिन वो रियलाइज करते हैं कि एज अ पुलिस ऑफिसर वो ये कभी नहीं कर पाएंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, एक पुलिस के पास पावर तो रहती है लेकिन उसके पास बहुत ही लिमिटेड पावर रहती है। वो कितना ही चेंज ला सकता है अपने इस लिमिटेड पावर से, और उन्हें लॉस और ऑर्डर्स में खेलना पड़ता है। लेकिन एज अ बिगर चेंज लाने के लिए आपको कुछ और बड़ा बनना पड़ेगा उससे। अन्नामलाई ये चीज को रियलाइज करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स उनके लिए एक बहुत बड़ी बात रहती है। तो इस चीज को वो बहुत समय तक अवॉइड करते हैं और वो एक एनजीओ खोल लेते हैं अपना, और इस एनजीओ का नाम होता है वी द लीडर्स। कहानी में आगे बढ़ते हैं। अन्नामलाई सोचने लगते हैं कि उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी उनको ऑफर करने लगती है, लेकिन पॉलिटिक्स में जाना उनके लिए एक बहुत बड़ा बात हो जाता है। देखिए, पॉलिटिक्स की एक ऐसी इमेज बन चुकी है कि लोग इसे आज के दिन एक कीचड़ के जैसा देखते हैं। इसमें जाओगे तो आप गंदे हो जाओगे बेसिकली, और अन्नामलाई भी पहले इसे ऐसे ही देखते थे। फिर एक दिन उनकी पोस्टिंग कैलाश मानसरोवर यात्रा में कर दी जाती है। यहाँ पे 70 दिन के लिए वो अपने फैमिली से दूर रहते हैं और किसी भी सेल फोन से दूर रहते हैं। वो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि कैसे ये मूवमेंट उनके लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसा था। यहाँ पे वो भगवान के और करीब हो जाते हैं और उन्हें अपना एक्चुअल पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आता है। शुरू से ही वो लोगों की सेवा करना चाहते थे, एक चेंज लाना चाहते थे। तो ये बड़ा चेंज लाने के लिए उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन में आना जरूरी था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो पॉलिटिक्स में अब आएंगे ही। अब आइडियोलॉजी की बात आ जाती है कि किस आइडियोलॉजी, किस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी से ये अलाइन करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये चुनते हैं। 25 अगस्त 2020 को एग्जैक्टली वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। आगे जाके इनको स्टेट प्रेसिडेंट भी बना दिया जाता है। लेकिन अन्नामलाई के कंधों पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन्हें एक ऐसे स्टेट में भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करना था जहां पे भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंस बहुत ही कम थी, इनफैक्ट ना के बराबर थी। तो भारतीय जनता पार्टी में आते साथ उन्होंने तमिलनाडु में एक रिवॉल्यूशन सा ला दिया था। उन्होंने ऐसा क्या क्या किया, इसके बारे में थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं। और इसके बारे में जानने से पहले आपको तमिलनाडु के पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है मेरे हिसाब से। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु में प्रेजेंस ऑलमोस्ट जीरो था। तमिलनाडु को 1967 से द्रविडियन पार्टीज रूल कर रही है, चाहे वो डीएमके हो या एडीएमके हो। यहाँ पे ये दोनों पार्टी आते जाते रहती है और बेसिकली ये पार्टी ही तमिलनाडु को रूल करते आ रही है। अब तमिलनाडु में बीजेपी ने 1996 और 97 में एंट्री मारी है, मतलब वो लेट यहाँ पे आए हैं। इसका मतलब उनका प्रेजेंस ऑब्वियसली थोड़ा सा कम रहेगा। और जब आप एक स्टेट पार्टी से लड़ने जाते हैं उनके स्टेट में, तो वहां पे लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप लोग में से बहुत सारे लोग बीजेडी को जानते होंगे। बीजेडी उड़ीसा की बहुत बड़ी पार्टी है जो कि बहुत सालों से उड़ीसा में पावर में है। तो कुछ एग्जैक्टली ऐसा ही चल रहा है तमिलनाडु में भी। सेंटर में जो भी रहे, तमिलनाडु में या तो एडीएमके रहती है या तो डीएमके रहती है। और इनकी आइडियोलॉजी और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी अपने आप में पूरी की पूरी डिफरेंट है। आप इसे ऑपोजिट भी कह सकते हैं। जहां पे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान का पॉलिटिक्स लड़ती है, वहीं पे जो डीएमके और एडीएमके है वो एंटी हिंदू, एंटी हिंदी और एंटी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स लड़ते हैं। देखिए, तमिलनाडु में आज के दिन हिंदी बोलना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तमिलनाडु वो स्टेट है जहां पे एक समय पे हिंदी एजिटेशन हुआ था। अब समय से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि एक समय पे कुछ तमिलियंस एक सेपरेट नेशन की मांग कर रहे थे, जिसे हम बोलते हैं द्रविड़ा नाडु। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बना देंगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसे स्टेट में जाना जहां के लोग तमिलियन आइडेंटिटी को किसी भी पार्टी के ऊपर रखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और यहीं पे मेजर रोल प्ले करने आते हैं के अन्नामलाई। के अन्नामलाई दो चीज के लिए जाने जाते हैं, एक अपनी एनालिसिस के लिए और अपनी स्ट्रैटेजीज के लिए। तो जब वो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट बनते हैं, वो स्टेट को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला चीज वो जो निकालते हैं स्टेट में से, वो ये निकालते हैं कि ये यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी की कोर आइडियोलॉजी को एक्चुअली में समझते ही नहीं है। तमिलनाडु में एक्चुअली जो मेजर न्यूज चैनल्स हैं, दैट इज ओन्ड बाय देयर पॉलिटिकल लीडर्स। वहां के अभी के जो पॉलिटिकल नेता हैं वही वो चैनल को ओन करते हैं, तो उन्हें जो मन करता है वो न्यूज चला देते हैं। और इसके वजह से बाकी पार्टी की जो बात रहती है वो एक्चुअल में लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। और क्योंकि एडीएमके और डीएमके बहुत ही ओल्ड पार्टीज है, तो ग्रास रूट में इनका पकड़ भी बहुत ज्यादा मजबूत है। तो अन्नामलाई ने ये डिसाइड किया कि इस कंफ्यूजन को हटाना है कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, लोग समझे सबसे पहले। और
दूसरा ग्रास रूट लेवल में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत करना। यानी कि सबसे पहला मूव होगा कि भारतीय जनता पार्टी को सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फैलाना और सबको बताना कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट देना चाहिए। इसके लिए अन्नामलाई जी एक मॉडल इंट्रोड्यूस करते हैं तमिलनाडु में, जिसमें वो एक कार्यकर्ता को 25 घर दे देते हैं। जब वो इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किए थे तो 90,000 कार्यकर्ता थे तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के। तो एक कार्यकर्ता 25 घर को कंट्रोल करेगा, यानी कि वो 25 घर में जो भी वो 25 घर वालों को तकलीफ हो रही है उसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां पे जाएगा। इससे होगा क्या, इससे अवेयरनेस बढ़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी का एक्चुअली में आइडियोलॉजी क्या है, वो क्या करना चाहती है तमिलनाडु में। तो ये एक बहुत ही जीनियस प्लान था के अन्नामलाई का। और भी बहुत सारे काम किए हैं के अन्नामलाई ने यहाँ पे। देखिए ये सब चीजों की वजह से बहुत शॉर्ट टर्म में के अन्नामलाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट बन गए हैं आज भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो कितने इंपॉर्टेंट है इसका मैं आपको एक नजरिया देना चाहूंगा। 23 जुलाई 2023 को रामनाथ कोविंद का फेयरवेल डिनर ऑर्गेनाइज किया जाता है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस डिनर में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन अन्नामलाई को छोड़कर किसी भी स्टेट प्रेसिडेंट को यहाँ पे इनविटेशन नहीं दिया गया था। जी हाँ, यंग अन्नामलाई वो एक स्टेट प्रेसिडेंट थे जिसे नरेंद्र मोदी जी ने खुद इस फेयरवेल पार्टी में बुलाया था। हम लोग पॉलिटिक्स में फिर से थोड़ा वापस आ जाते हैं। अन्नामलाई तमिलनाडु को फिर से एनालाइज करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे वो बहुत सारे प्रयासों के बाद भी एक डिस्कनेक्ट देखते हैं बिटवीन पार्टी एंड द पीपल ऑफ तमिलनाडु। तो इसके लिए वो एक बहुत बड़ा ऐलान करते हैं। तो वो एक यात्रा का ऐलान कर देते हैं जिसका नाम होता है एन मन एन मकल यात्रा, यानी कि माई लैंड माई पीपल यात्रा। तो ये यात्रा का बेसिक फंडा ये था कि ये यात्रा तमिलनाडु के सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाएगी और वहां पे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करेगी। बेसिकली तमिलनाडु के लोगों से ज्यादा क्लोज आने की कोशिश करेगी। आपने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सुना होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये एन मन एन मकल यात्रा है, दिस इज एक्चुअली द सक्सेसफुल वर्जन ऑफ द भारत जोड़ो यात्रा। और आप भारत जोड़ो यात्रा के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो में वापस चलते हैं। इस यात्रा को रामेश्वरम से 28 जुलाई 2023 को शुरू किया जाता है और अभी कुछ दिन पहले ये यात्रा कंक्लूड की गई थी। इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के लोगों से और करीब हो गई है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की वजह से हुआ है और वो है के अन्नामलाई। फर्स्ट बात मैं बोलना चाहूंगा के अन्नामलाई के बारे में। उनकी खास बात यह है कि वो बहुत ज्यादा यंग और इंटेलिजेंट है। ये दो फीचर्स की वजह से जो यंग जनता है, जो यूथ है तमिलनाडु की, वो ज्यादा रिलेट कर पाती है अन्नामलाई के साथ। और सेकंड, जो मैंने पहले बताया था, अन्नामलाई ने अपने जीवन को लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। वो चीज जब आप उनके भाषण सुनते हैं तो उसमें दिखता भी है। देखिए एक समय में सनातन धर्म, हिंदुस्तान का जो कल्चर था तमिलनाडु में, वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं था, लेकिन आज अन्नामलाई के वजह से मेरे हिसाब से पर्सनली वो सनातन धर्म को फिर से तमिलनाडु में एक कूल चीज बना दे रहे हैं और इस कूल चीज को आज बहुत सारे लोग तमिलनाडु में फॉलो करने लग रहे हैं। अन्नामलाई के हिसाब से तमिलनाडु में हमेशा से लोग वहां के एक लार्जर देन लाइफ पॉलिटिशियंस को वहां का नेता चुनते हैं और अन्नामलाई बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक्चुअली इस रोल में बहुत अच्छे से फिट होते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी आज तमिलनाडु के गांव-गांव तक है और इसी पॉपुलैरिटी को अन्नामलाई गांव-गांव जाकर देखे भी है। अन्नामलाई जैसे अपने आईपीएस के जॉब में बहुत ज्यादा रिजिड थे, वो अपने पॉलिटिकल करियर में भी एक बहुत ही रिजिड नेता माने जाते हैं। आज अन्नामलाई का सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं, पूरे देश में एक बहुत बड़ा नाम बन गया है और ये सब बहुत ही कम समय में, आप समझ रहे हैं 2020 में ही वो पॉलिटिकल करियर की शुरुआत किए हैं और आज इतना बड़ा नाम बन गए हैं। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, मेरे हिसाब से हमें के अन्नामलाई जैसा नेता आज के दिन भारत में चाहिए ही। और जितना ज्यादा मात्रा में भारत को ऐसे तेज, इंटेलिजेंट और ट्रांसपेरेंट नेता मिलेंगे, भारत उतना जल्दी ग्रो करने लगेगा। देखिए इस वीडियो के एंड में मैं यही बोलना चाहूंगा कि हम अपने वीडियो के सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, तो जब हमने अमित शाह का वीडियो बनाया था उसमें सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो के अन्नामलाई का ही था। आप किसी और नेता के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप लोगों के सपोर्ट के लिए हम आज बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। इस वीडियो का लाने का जो मकसद जो था दोस्तों आपके समक्ष, वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। रीजन है दोस्तों के अन्नामलाई जो है, जिसके बारे में मैंने 2-3 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, तो मैं ढूंढ रहा था कोई उसके लिए कोई अच्छा वीडियो लाया जाए, क्योंकि जिस बंदे के पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, एक आईपीएस ऑफिसर, और दूसरी बात कि उन्होंने गरीबी भी देखी है, फार्मिंग भी देखी है, देश को देखा है, गांव को, हर एक चीज उसने देखी है। और ऐसा एक्सपीरियंस वाला बंदा ही कुछ कर सकता है। ये बोल रहे हैं ना हर बार कांग्रेस वाले के पढ़े लिखे लोग नहीं है फलाना टाइम का, तो इससे पढ़ा लिखा और कहा लेने जाए, राइट? यूपीएससी क्लियर की, वो आईपीएस
IPS ऑफिसर थे भाई। उसने छोड़ दिया और मतलब लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित बिल्कुल। कर दिया। और एक दिन ऐसा भी था, जब मैं कांग्रेस के टाइम की बात कर रहा हूँ, तब ये जो तमिलनाडु जो पूरा स्टेट है, ऐसा समझ लो कि वो भारत के साथ जुड़ा ही नहीं था, ऐसी हालत थी वहां पे। और वहाँ पार्टी भी ऐसी ही थी दो आपने लेकिन कई सारे साउथ इंडियन मूवी आपने देखे होंगे, उन लोगों को हिंदी नहीं आती, या तो वो उनकी भाषा तमिल में बात करेंगे या तो वो बोलेंगे इंग्लिश में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दो ही लैंग्वेज, क्योंकि उन लोगों ने हिंदी को पूरी तरह से स्कूल से हटा ही दिया, ऐसा समझो, अवॉइड किया हुआ था। बिल्कुल। तो ये जब वहां पे बीजेपी, अब हालांकि पता नहीं वहां पे जीतेंगे या नहीं, वो तो अभी बाद में पता चलेगा, लेकिन वहां पे जीत गई तो समझ लो कि पूरा भारत अब हिंदूमय हो जाएगा। और ये कई सारे लोगों को जो कांग्रेस के टाइम पे तो बहुत कुछ हुआ, अब ये कहाँ हम यहाँ पे लाने को बैठते हैं। और मतलब ये अन्नामलाई को स्टेट प्रेसिडेंट बनाया, उन्होंने मतलब गांव लेवल से, मतलब छोटे से छोटे, मतलब वो बोलते हैं ना विस्तार, वहां से उसने शुरुआत की और पूरे तमिलनाडु में अभी बीजेपी को सब जानने लगी है। और तमिलनाडु में फिर वहां पे लोग एजुकेटेड बहुत होते हैं, बहुत एजुकेटेड लोग वहां पे होते हैं, लेकिन भारतीय कल्चर के बारे में वो कम मात्रा में जानते हैं, ये सत्य बात है। हालांकि हम उसकी जो तमिल मूवीज वगैरह, वो जो स्टार लोग आते हैं तो कई सारी बातें करते हैं तो समझ में आता है कि थोड़ा बहुत झुकाव है, लेकिन अब मोदी जी का जो चेहरा आ चुका है ना देश में, तो अब मेरे हिसाब से अभी तमिलनाडु में भी बीजेपी आएगी। और एक वेस्ट बंगाल है जिसका तो मेरे को वो मैडम के ऊपर तो क्या बोलूं वहां पर एक ऐसा बंदा अगर आ जाए तो बिल्कुल वहां पे आ जाएगा, नहीं ऑलरेडी आ चुका है। वहां पे राजमाता को उतारा है भाई बीजेपी ने, और राजमाता देखते हैं लागते हैं कितनी। अभी तो हालांकि वहां पे सेकंड मेजोरिटी पार्टी बीजेपी बन चुकी है वेस्ट बंगाल में। अब देखते हैं तमिलनाडु में तो दो ही पार्टी जो है अब तक राज करके आई है। अभी तीसरी पार्टी कितना वर्षर वो वहां पे कितनी सीटें लाती है वो देखो, जीते या ना जीते वो तो नहीं पता, लेकिन बीजेपी को वहां पे सीटें बहुत सारी मिलेगी, ये फाइनल हो चुका है। क्योंकि अन्नामलाई ने ग्राउंड वर्क जो किया है ना, वही मैन है। हमेशा ग्राउंड वर्क जो होता है ना दोस्तों, हर एक चीज में आपको सक्सेस होना है ना, कोई भी चीज ले लो दोस्तों, कोई भी। और उसने स्ट्रेटजी भी ऐसी सब बना रखी है। ये वाली एक कार्यकर्ता को 25 घर दिए कि वहां पर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से जल्दी। ये वाली स्ट्रेटजी तो समझ में अभी आप लोगों को दोस्तों आ ही गई होगी, लेकिन आपको किसी भी चीज में सक्सेस होना हो, उसके लिए ग्राउंड वर्क जो है ना, वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। यदि आपने ग्राउंड वर्क ढंग से कर लिया, फिर मैं लिख के देता हूँ, आपको कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। वो बोलते हैं ना, मतलब नींव अच्छी, मतलब मजबूत रखी हो तो फिर इमारत तो अपने आप मतलब बिल्कुल नहीं, तो वही तो ग्राउंड वर्क हो जाती है। बिल्कुल। तो इसको ऐसा मत समझना अभी हमने ग्राउंड वर्क अच्छा कर ले तो हमें सक्सेस का मिल ही जाएगी। ये माँ बाप में नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, उससे आपको कोई रोक नहीं सकता। हालांकि एक बार फेल भी हो, लेकिन 100% सफल हो, लेकिन आपका ग्राउंड वर्क जितना मजबूत, उतनी आपकी मजबूत सफलता। ये जो वर्ड है ना, दिमाग में घुसेड़ देना दोस्तों, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप पसंद आया हो दोस्तों ये वीडियो, तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अन्नामलाई के बारे में जाने। बाकी वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे। आपसे दोस्तों विदाई ले रहे, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।